Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting second last question of BSOC 132 Sociology of India. हाँ जी, तो क्वेश्चन 11 है ये हमारे. इसके बाद वन मोर क्वेश्चन, देन वी विल बी डन फॉर इग्नू दिसंबर 2024 एग्जाम. एंड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 11, हमें बात करनी कि कैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, राइट. तो जब भी आपको आंसर लिखते हो तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज विद इंट्रोडक्शन. यहाँ पे मैंने बात की कि कैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफाउंड इफेक्ट्स या फिर इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं या देखे गए हैं इंडियन सोसाइटी पे. इन दोनों ने, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लैंडस्केप्स को चेंज कर दिया इंडियन सोसाइटी का. जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो उन्होंने बात की थी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स में ओपन करने के लिए, स्टेट कंट्रोल को कम करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए. तो ये रिफॉर्म्स फॉलो हुए थे एक प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ, जिसने फर्दर इंडियन सोसाइटी को इंटीग्रेट कर दिया था वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. ये सारे चेंजेस सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज लेके आए, जिसकी वजह से सोशल चैलेंजेस और इनइक्वालिटीज भी देखी गई, राइट. ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस और इनइक्वालिटीज भी सोसाइटी के अंदर देखी गई थी. तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई इंडिया में 1991 रिफॉर्म्स के साथ, तो लीडरशिप उस टाइम पे मिनिस्टर मनमोहन सिंह की थी, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे. उन्होंने सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया था और मार्क किया था एक शिफ्ट कंट्रोल और प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी से टू अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी. तो जो की फीचर्स थे इन रिफॉर्म्स के, तो वो थे डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया गया था और इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया था. प्राइवेटाइजेशन देखी जाने लग गई थी इन सेक्टर्स में. फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की लिबरलाइजेशन की, तो मोबाइल फ़ोन कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन जैसी कंपनीज का राइज देखा जाने लगा, जिन्होंने कम्युनिकेशन सेक्टर इंडिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया. एक न्यू एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देखा जाने लग गया विद इन इंडियन सोसाइटी. प्राइवेटाइजेशन होने लगी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, जहाँ पे काफ़ी सारे जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेटाइज्ड होने लगे, जिसकी वजह से एक प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ या बूम देखी जाने लग गई. जैसे कि एयर इंडिया जैसी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होना, काफ़ी सारे नेशनल बैंक प्राइवेटाइज्ड हो गए और काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई प्राइवेट एंटरप्राइजेस की. वहीं पे रिडक्शन देखने को मिला इंपोर्ट बैरियर्स में, रिडक्शन देखने को मिला इंपोर्ट बैरियर्स में. टेरिफ्स और कोटास कम हो गए इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, जहाँ पे इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उनके लिए कंपटीशन ग्लोबली बढ़ गया था. एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं रिडक्शन इन टेरिफ की, तो जो फॉरेन गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा इंडिया में आने लग गए, स्पेसिफिकली इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ब्रांड्स थे वो और भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए थे लोगों के लिए. अगर टैरिफ्स, टैक्स, इंपोर्ट बैरियर्स कम कर देती है गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है फॉरेन गुड्स के वो कम हो जाते हैं. तो जो लोकल प्रोडक्ट्स है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए कंपटीशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था. देन लिबरलाइजेशन होती दिखी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे इंडिया ने एनकरेज किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को ईज कर दिया फॉरेन कंपनीज के लिए. तो इन्वेस्ट देखा जाने लग गया इंडियन मार्केट्स में. वॉलमार्ट, मैकडॉनल्ड्स ऐसी कंपनीज इंडियन मार्केट में आई जिन्होंने रिटेल और फूड इंडस्ट्रीज को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया. अब ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या देखा जाने लगा. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज थी, कल्चर्स थी, सोसाइटीज थी, वो इंटीग्रेट होने लग गई, वो एक दूसरे से हाईली इंटरकनेक्टेड हो गई थी. इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ग्रेटर इंटरेक्शन देखने को मिला ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेंड्स में एक्सपोजर देखने को मिला और मूवमेंट होने लग गई कैपिटल्स की, गुड की, सर्विसेज की और आइडियाज की अक्रॉस द बॉर्डर्स. तो लोगों की जो मूवमेंट थी वो देखी जाने लग गई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब जब हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की, तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड था उसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिला. जो नंबर्स थे वो अपने आप में इंक्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी थी वो भी बहुत ज़्यादा
तेजी से बढ़ रही थी लिबरलाइजेशन के बाद, जिसकी वजह से डोमेस्टिक रिफॉर्म और इंक्रीज्ड इंटीग्रेशन देखा जाने लग गया ग्लोबल मार्केट में। एग्जाम्पल, जब हम आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ देखा जाने लगा, जहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी जो कंपनी थी वो आउटसोर्सिंग करने लग गई, और उनकी जो आउटसोर्सिंग थी वो इंडिया में भी देखी जाने लग गई। नाउ कल्चरल एक्सचेंज और इन्फ्लुएंस कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न लाइफस्टाइल से एक्सपोज हो गई, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, लाइफस्टाइल हो या फिर आइडियाज हो। तो एक जो ब्लेंड ऑफ कल्चर्स है वो देखा जाने लग गया इंडियन सोसाइटी के अंदर भी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर भी लोग वेस्टर्न कल्चर्स को, आइडियाज को, लाइफस्टाइल को अपनाने लग गए, उसको कंज्यूम करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम वेस्टर्न स्टाइल शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं या फिर फूड चेन की बात करते हैं, मैकडोनल्ड हो गया, हॉलीवुड फिल्म्स हो गई, उसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी विद इन इंडियन सोसाइटी और अर्बन लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म किया। एक जो पहले रूरल लाइफस्टाइल देखा जाता था इंडियन सोसाइटी के अंदर, अब वो अर्बन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा था। अब अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में मूव होने लग गए जॉब के लिए, ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो आईटी हो, हॉस्पिटैलिटी हो या फिर फाइनेंस हो। एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं तो बेंगलुरु, गुड़गांव, हैदराबाद जैसी सिटीज़ थी वो हब्स बन गई एमएनसी कंपनीज के लिए और आईटी इंडस्ट्री के लिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज सर्विस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जो सिटीज़ हैं और जो अर्बनाइजेशन है उसकी भी एक बूम होने लग गई। काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ सेटअप हो गई, लोगों की जो माइग्रेशन है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में वो भी बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स पे बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता हुआ दिखा, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिली, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर फाइनेंशियल सिस्टम हो, क्योंकि मॉडर्न एयरपोर्ट्स उससे ग्रो हुए, रोड्स ग्रो हुए, हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज़ में, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट था लिबरलाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का। इन दो चीज़ों की वजह से जो राइज था इम्प्रूव स्ट्रक्चर में वो देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात करते कि कैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, पर्टिकुलरली सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, जिससे मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स मिली है तो इनकम भी उनकी आई है, अर्बनाइजेशन हुआ है, और एक जो मिडिल क्लास था वो हाई नंबर में, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिडिल क्लास ग्रुप जो है वो इंडिया में देखा जाने लग गया। एग्जाम्पल क्या है? कॉल सेंटर राइज हुए, टेक स्टार्टअप्स हुए, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज ने एक वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी लोगों के लिए, स्पेशली यंग एजुकेटेड इंडियंस के लिए। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इनकम, बेटर जॉब्स, ग्रोइंग मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा जाने लग गया विद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ना सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी इसकी वजह से देखी जाने लग गई, जहाँ पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट ही किया, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, सब लोगों को इक्वली जो उसके बेनिफिट्स थे वो नहीं हो रहे थे, कुछ लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, राइट? क्योंकि जो डिवाइड था रिच और पुअर के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ग्रेटर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी जाने लग गई। जो रिच थे वो रिच होते जा रहे थे, जो पुअर थे वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे, क्योंकि जब हम अर्बन एलिट की बात करते हैं तो उनको एक्सेस थी ग्लोबल कंज्यूमर गुड्स के लिए, लग्जरी सर्विसेज के लिए, वहीं पे रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज स्टिल दे वर एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी, और उनके पास जो बेसिक रिसोर्सेज थे हेल्थ केयर के या फिर एजुकेशन के, उनको वो भी नहीं मिल पा रहे थे। तो इसकी वजह से जो डिस्पैरिटी थी, जो डिफरेंसेस थे वो देखे जा सकते थे बिटवीन रिच एंड पुअर, और ये जो गैप था ये विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। नाउ थर्ड आ जाता है हमारा चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड फैमिली डायनामिक्स। अब जैसे सिटीज ग्रो हो रही थी तो लोग मूव हो रहे थे, राइट? लोग ग्लोबल लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, जो फैमिली स्ट्रक्चर थे, जेंडर रोल्स थे वो भी चेंज हो रहे थे, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो गया था। लोग अगर मूव कर रहे हैं आउट ऑफ देयर रूरल स्पेसेस
तो वो 1 या 2 इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, तो वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो बंद हो गया था या वो हट गया था, और न्यूक्लियर फैमिली सेटअप देखने को मिल रहा था पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब इंक्रीज पार्टिसिपेशन हम देख सकते थे विमेन की वर्क फोर्स में, स्पेशली अर्बन एरियाज में, और डुअल इनकम हाउस होल्ड अब बन गई थी, जिसने ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स को चेंज कर दिया था, जहाँ पे विमेन भी अर्न कर रही थी, मेन भी अर्न कर रहा था, और दोनों हाउस होल्ड कामों में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। हावेवर पेट्रियार्कल सोसाइटी में स्टिल काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर, जितनी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये जो चेंजेस हैं ये देखने को नहीं मिल रहे थे, या कहीं ना कहीं ये जो चेंजेस थे ये कहीं ना कहीं लैक हो रहे थे पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में। अब जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है और आइडेंटिटी क्राइसिस है ये भी देखे जाने लग गए, बिकॉज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो कल्चर्स भी कहीं ना कहीं मिक्स हो गए थे। वेस्टर्न आइडियाज़, फैशन और कंज्यूमर कल्चर ने इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया था, इसकी वजह से कल्चर्स ब्लेंड हो गए थे। तो एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिस देखी जाने लगे इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज इंडियन पीपल वर मच मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। वो उनके कल्चर और वैल्यूज को ज़्यादा अहमियत देने लग गए रैदर देन देयर ओन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर का जो लॉस था ट्रेडिशनल वैल्यूज और प्रैक्टिसेस का, वो देखा जाने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होती दिखी विद इन द इंडियन सोसाइटी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो पॉपुलैरिटी जो वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। कंज्यूमरिज्म, एंटरटेनमेंट, हॉलीवुड मूवीज और वेस्टर्न फैशन का कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से एक कल्चरल वैल्यूज में शिफ्ट देखने को मिला, स्पेशली अर्बन यूथ के अंदर। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुई, अनसस्टेनेबल ग्रोथ भी हुई, बिकॉज जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की बातें करते हैं, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से हुआ, उसकी वजह से क्या है, एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ। उसकी वजह से एक तो पहले पेड़ काटे गए, राइट, पेड़ काटे गए तो नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे थे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो उसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाने लग गया। दिल्ली, मुंबई जैसे सिटीज़ के अंदर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, वाटर की कमी आ गई थी, वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज इंक्रीज हो रहे थे, और जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, अर्बन एक्सपेंशन हो रही थी, उसने तो और भी ज़्यादा कंडीशंस बुरी कर दी थी ऑफ मेनी सिटीज़, राइट। अब जो इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर रूरल कम्युनिटीज़ के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव था, बिकॉज जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी। जो फार्मर्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट के एक्सेस से बेनिफिट नहीं कर पा रहे थे, और वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर पा रहे थे, क्योंकि कंपटीशन एक तो आ गया था, प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर थे, और लैक ऑफ सपोर्ट उनको मिल रहा था फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो शिफ्ट था फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, कॉटन एंड स्पाइसेस, वो बेनिफिट हो रहा था सर्टेन रीजन्स में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स जो थे उनके लिए बेनिफिट्स की बजाय बहुत ज़्यादा लाइक दे वर नॉट एबल टू कोप विद देयर लाइवलीहुड एज वेल, राइट। वो इतना भी अर्न नहीं कर पा रहे थे दैट दे कैन लिव पीसफुली। तो ये जो इम्पैक्ट था फार्मर्स के ऊपर, एग्रीकेरियन कल्चर के ऊपर, ये देखा जाने लग गया विद इन द रूरल कम्युनिटीज़। अब लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है, जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, लेकिन जितने भी चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंक्रीज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो, और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गए हो, लेकिन उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था इंडियन सोसाइटी का वो कहीं ना कहीं बदल दिया है, और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी देखे जाने लग गए हैं। अभी जितने भी बेनिफिट्स हैं लिबरलाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक नीड अभी भी है ताकि ऐसी पॉलिसीज आए जो कि प्रमोट करे इंक्लूसिव ग्रोथ को, और इक्विटेबल डेवलपमेंट आए इंडियन सोसाइटी के अंदर। ऐसा ना हो कि सिर्फ अर्बन एरियाज आगे बढ़ रहे हैं और रूरल एरियाज पीछे छूट गए हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी प्रिजर्व किया जाए। कमिंग ईयर्स में इंडिया को इन सब चैलेंजेस के बारे में बात करने की ज़रूरत है, और मॉडर्नाइजेशन को एक बैलेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है विद सोशल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग आवर कल्चरल आइडेंटिटी। तो और एक इक्वल और बैलेंस्ड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लाने की ज़रूरत है, अप्रोच लाने की नीड है।
तो ये हमारा क्वेश्चन 11 था। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आंसर राइटिंग कैसी लगी, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम्पल दो, तो आपको और भी 2-4 एक्स्ट्रा देने। अदरवाइज भी मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आप सोशियोलॉजी का एग्जाम लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से आपका आंसर और भी ज़्यादा सपोर्ट आपके आंसर को मिल जाता है, और उस तरीके से यू कैन स्कोर इवन बेटर, राइट। तो एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल भी मिस मत करना एग्जाम में। तो ये हमारा क्वेश्चन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बेटर कंटेंट लेके आऊँ, अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। And I will see you very very soon with last question of BSOC 132 Sociology of India. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.